हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको 11th क्लास का 3rd चैप्टर प्लांट किंगडम उससे संबंधित टॉपिक लेकर चल रहा हूं। चूंकि इससे पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित प्लांट किंगडम से संबंधित मैं आपको कुछ बातें बता चुका हूं। मैंने आपको ये बताया था कि संपूर्ण पादप जगत को 5 भागों में समूहों में वर्गीकृत किया। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन 5 समूहों में से मैं आपको 2 समूह पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। थैलोफाइटा के विषय में पढ़ा चुका हूं, ब्रायोफाइटा के विषय में पढ़ा चुका हूं। आज की इस वीडियो में पादप जगत का तीसरा समूह टेरिडोफाइटा के विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, क्लास 11 लेसन नंबर 3 का टॉपिक है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, इसके विषय में हम बात करने जा रहे हैं, जिसको सामान्य भाषा में फर्न कहा जाता है। इनको सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? फर्न कहते हैं। ठीक। अब इनके सबसे पहले मैं आपको जनरल कैरेक्टर्स के विषय में बताने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, इनको प्रथम संवहनीय पादप, प्रथम संवहनीय पादप कहते हैं। प्रथम संवहन, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कहते हैं, क्योंकि ये वे ही पौधे हैं जिनके अंदर सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम जैसे संवहनी ऊतक बनते हैं। ओके, प्रथम संवहनी ऊतक पादप कहलाते हैं। दूसरा, ये पूर्णतः स्थलीय पादप होते हैं। पूर्णतः स्थलीय पादप होते हैं। ठीक। प्रथम स्थलीय पादप ब्रायोफाइटा, जलीय पादप थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को जलीय पादप कहते हैं, और जो ब्रायोफाइटा होता है उसको प्रथम स्थलीय पादप कहते हैं। लेकिन उनको उभयचर प्लांट भी कहते हैं, एम्फीबियन प्लांट, क्योंकि वे जल और थल यानी कि ऐसे स्थान पर पैदा हैं जब पानी हो, जमीन हो लेकिन जमीन पर पानी हो थोड़ा बहुत, उस स्थान पर ये उगते हैं ब्रायोफाइट। लेकिन ये ऐसे स्थान पर उगते हैं जहां पानी कम मात्रा में, न के बराबर हो। लेकिन एक शर्त है, अब ध्यान से सुनना, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों ही स्थलीय पादप हैं, किंतु इनकी एक लिमिट है, इनकी एक सीमा है कि ये जलीय आवासों के आसपास ही उगते हैं। क्यों? जबकि ये स्थलीय पादप है, लेकिन इनकी एक सीमित, एक लिमिट है, एक सीमा है कि ये जलीय आवासों के आसपास ही उगेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों में जो लैंगिक जनन होता है, वह लैंगिक जनन जो होता है उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन दोनों में गतिशील पुंगड़ू बनते हैं। नर युग्मक गतिशील होते हैं, कशाबिकाओं के द्वारा गति करते हैं, और उनको गति करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइट्स जो प्लांट्स हैं, उनकी एक सीमा है कि वे होंगे तो स्थलीय पादप, लेकिन जलीय आवास के आसपास ही ये पाए जाते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है कि इनको पादप जगत का सरीसर्प या रेप्टाइल वर्ग कहते हैं। सरीसर्प वर्ग कहते हैं या रेप्टाइल वर्ग कहते हैं। ठीक है। जबकि मैंने बताया था कि थैलोफाइटा को पादप जगत का पिसीज वर्ग, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का एम्फीबियन वर्ग, और टेरिडोफाइटा को पादप जगत का रेप्टाइल वर्ग या सरीसर्प वर्ग कहा जाता है। सामान्य भाषा में इनको फर्न कहते हैं। और अगली बात यदि हम करें तो इनमें संवहन
ऊतक पाए जाते हैं। और जो संवहन ऊतक होते हैं वे इनमें आदिम या प्रीमेटिव प्रकार के संवहन ऊतक प्रेजेंट। प्रीमेटिव आदिम मतलब क्योंकि सबसे पहले जो संवहन ऊतक वो इसी में बने थे, इन्हीं पौधों में बने थे। संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम इनमें पाया जाता है। लेकिन स्पेशल बात है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, इनमें जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं। शुरुआत सबसे पहले इनमें होती है, पूर्ण विकसित संवहन ऊतक नहीं पाए जाते, इसलिए इनको नाम दिया आदिम प्रकार के, प्रीमेटिव प्रकार के संवहन ऊतक। क्यों? क्योंकि इनके जाइलम में वाहिकाएं और फ्लोएम में सहकोशिकाएं जो है एब्सेंट होती हैं। ये पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं फर्स्ट वीडियो में, जब हमने 5 ग्रुपों का तुलनात्मक अध्ययन किया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेट्रोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन 5 का तुलनात्मक अध्ययन किया था। तब भी मैंने बताया था कि इनके जाइलम और फ्लोएम में कंप्लीट एलिमेंट नहीं पाए जाते। जाइलम में वाहिकाएं एब्सेंट होंगी और फ्लोएम में सहकोशिकाएं एब्सेंट होंगी, जबकि पूर्ण विकसित जाइलम के अंदर वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम मृदूतक और जाइलम दृढ़ ऊतक, 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, इसलिए इनको जटिल ऊतक कहा जाता है। इसी प्रकार फ्लोएम के अंदर मैंने पहले बताया था आपको कि 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, चालनी नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम मृदूतक और फ्लोएम दृढ़ ऊतक। ये 4 कंपोनेंट जिसमें होंगे वो पूर्ण विकसित संवहन ऊतक कहलाएगा। लेकिन इनमें एक एक कंपोनेंट, एक एक एलिमेंट एब्सेंट होता है। कौन सा एलिमेंट? जाइलम में वाहिका और फ्लोएम में सहकोशिकाएं एब्सेंट होती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि टेरिडोफाइट्स के जाइलम और फ्लोएम में किसकी कमी होती है। अब बात करें हम आगे, ये इनमें पुष्प नहीं बनते, अपुष्पी पादप है ये, अपुष्पी पादप। वैसे तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा में भी पुष्प नहीं बनते, इनमें भी पुष्प नहीं बनते। अब पुष्प नहीं बनते हैं तो इनमें फल और बीज भी नहीं बनेंगे, फल और बीज भी नहीं बनते। लेकिन ये पहले पौधे हैं, प्रथम पौधा है जो पादप शरीर, जड़, तना व पत्ती में विभक्त होता है, पत्ती में विभक्त होता है। प्रथम पौधे हैं जिनका पादप शरीर स्पष्ट रूप से जड़, तना और पत्तियों में विभक्त होता है। इससे पहले थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में जड़, तना, पत्ती पाई नहीं जाती है, वो थैलस प्रकृति के होते हैं। ये वृक्ष प्रकृति में, साठ झाड़ी प्रकृति के पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रथम पौधे हैं जिनमें वास्तविक जड़, वास्तविक तना, वास्तविक पत्तियां पाई जाती हैं। इनकी पत्तियों में बाकायदा सिराएं पाई जाती हैं और शिलाओं में जाइलम फ्लोएम होता है, तने में भी जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। ठीक है, जड़ होती है बाकायदा इनके अंदर। तो ये प्रथम ऐसे पौधे हैं जिनका पादप शरीर जड़, तना और पत्ती में विभक्त होता है। दूसरी बात है, ये जो पौधे होते हैं इनका मुख्य पादप शरीर, मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद पीढ़ी, बीजाणुद्भिद पीढ़ी स्पोरोफाइट जनरेशन को प्रेजेंट करता है, व्यक्त करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके शरीर की प्रत्येक कोशिका डिप्लॉयड होती है
द्विगुणित होती है। इसलिए ये जो मुख्य पादप शरीर है वो बीजाणुद्भिद पीढ़ी को व्यक्त करता है। अब यहां पर दूसरी बात, टेरिडोफाइट का जीवन चक्र भी ब्रायोफाइटा के समान अगुणितक द्विगुणितक प्रकार का होता है। अगुणितक द्विगुणितक प्रकार का होता है क्योंकि इन दोनों के जीवन चक्र में बीजाणुद्भिद पीढ़ी और युग्मकोद्भिद पीढ़ी, द्विगुणित पीढ़ी और अगुणित पीढ़ी दोनों ही अपना अस्तित्व रखती हैं, अपना अपना अस्तित्व रखती हैं। दोनों का पूर्ण अस्तित्व होता है। ब्रायोफाइटा में भी होता है। ब्रायोफाइटा में मुख्य पादप होता है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी को व्यक्त करता है, और जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होता है स्पोरोफाइट वो पूर्ण विकसित होता है, स्वयंपोषी होता है। इसमें भी मुख्य पादप तो बीजाणुद्भिद पीढ़ी को व्यक्त करेगा, और जो इसको गैमेटोफाइट पीढ़ी है वो इसके प्रोथेलस के द्वारा व्यक्त होगी, जो एक स्वतंत्र स्वयंपोषी बहुकोशिक रचना होती है और उसका अपना अस्तित्व होता है। ठीक, दोनों में। लेकिन ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप युग्मकोद्भिद पीढ़ी को व्यक्त करता है, और उस पर जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी बनेगी वो अपना अस्तित्व रखती तो है, लेकिन ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी है, वो युग्मकोद्भिद पीढ़ी के साथ अटैच होता है, जुड़ा होता है, उससे बिल्कुल पृथक नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता है। जबकि यहां पर बीजाणुद्भिद पीढ़ी और युग्मकोद्भिद पीढ़ी एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होते हैं, बिल्कुल पृथक होते हैं, स्वतंत्र अवस्था होती है, दोनों का अस्तित्व होता है। इसलिए ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का जो जीवन चक्र है, जो लाइफ साइकिल है, वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप का होता है। अगुणित द्विगुणितक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है, क्योंकि दोनों ही अवस्थाएं, दोनों ही पीढ़ियां अपना अपना अस्तित्व रखती हैं। क्लियर? तो दोबारा ध्यान दो, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा प्लांट्स में अगुणितक द्विगुणितक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। ब्रायोफाइट का मुख्य पादप युग्मकोद्भिद पीढ़ी को प्रेजेंट करता है, और बीजाणुद्भिद पीढ़ी युग्मकोद्भिद पीढ़ी पर जुड़ी रहती है, पृथक नहीं होती है, जबकि अपना अस्तित्व रखती है। जबकि टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट पीढ़ी प्रोथेलस के रूप में और बीजाणुद्भिद पीढ़ी वृक्ष के रूप में, पौधे के रूप में अपने अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, अटैचमेंट नहीं होता है। क्लियर? तो ये बातें हुई यहां पर। इसके बाद यदि हम बात करें दूसरी बात कि जो प्रोथेलस होता है, जो इसकी गैमेटोफाइट पीढ़ी है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी है, वो पूर्ण विकसित स्वतंत्र स्वयंपोषी प्रकाश संश्लेषित रचना होती है, जो अगुणित बीजाणुओं से बनती है, अगुणित बीजाणुओं से बनती है। और इसी प्रोथेलस पर, इसी युग्मकोद्भिद पीढ़ी पर जनन अंग विकसित होते हैं, जनन अंग इसी पर विकसित होंगे। क्लियर? जिसको नर जननांग और मादा जननांग कहते हैं। मुख्य पौधे पर जननांग विकसित नहीं होते, इसी पौधे पर विकसित होते हैं। और मुख्य जो पौधा है, जो बीजाणु पौधा है, उसमें बीजाणु बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ध्यान से सुनना, अगुणित बीजाणु बनेंगे, और ये बीजाणु बनते हैं बीजाणु धानियों में, जिनको कहते हैं स्पोरेंजिया। बीजाणु धानियों पर बनते हैं, और ये बीजाणु धानियां जो इनकी पत्तियां होती हैं, पत्ती की निचली सतह पर बनती है। ऐसी पत्तियां जिन पर बीजाणु धानियां बनती हैं, उन पत्तियों को बीजाणु पर्ण या स्पोरोफिल कहा जाता है। स्पोरोफिल। तो ध्यान दीजिए, केवल स्पोरोफिल बीजाणु पर्ण, स्पष्ट बीजाणु पर्ण, स्वतंत्र बीजाणु पर्ण केवल टेरिडोफाइट्स में पाई जाती हैं। बीजाणु, ऐसी पत्तियां जिनकी सतह पर बीजाणु धानियां बनेंगी, उन्हें बीजाणु पर्ण कहेंगे। बीजाणु धानियों को स्पोरेंजिया कहते हैं। दो प्रकार की बनती हैं, लघु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया, और गुरु बीजाणु धानी बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया। दोनों ही गुरु बीजाणु धानियों में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। अब चूंकि इनके अंदर एक विशेषता है कि इनमें दो प्रकार के बीजाणु बन सकते हैं और एक प्रकार के भी बीजाणु बन सकते हैं। अगर जिस पौधे में बनने वाले दोनों बीजाणु समान हो, कोई छोटा बड़ा नहीं हो,
एक जैसे हों, ऐसे बीजाणु पौधे को समबीजाणु कहते हैं। क्या बोलेंगे? समबीजाणु, होमोस्पोरिक, होमोस्पोरिक या समबीजाणु। लेकिन कुछ पौधों में बीजाणु जो बनते हैं छोटे और बड़े बनते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु बनते हैं, दोनों प्रकार के। ऐसे पौधों को विषम बीजाणु या हेटेरोस्पोरिक कहते हैं। चाहे छोटा बनो चाहे बड़ा बनो, चाहे दोनों एक जैसे बनो, सभी बीजाणु अगुणित होते हैं। और ये अगुणित बीजाणु मुख्य पौधे से बीजाणु दानी के फटने पर अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं और जमीन पर गिरकर अंकुरित होकर एक बहुकोशिक स्वतंत्र प्रकाश संश्लेषी हरे रंग की रचना बनाते हैं। थैलस रूपी होती है, जिसको कहा जाता है प्रोथैलस, जो टेरिडोफाइट्स की गैमेटोफाइट जनरेशन युग्मकोद्भिद पीढ़ी को प्रेजेंट करता है, जो मुख्य पौधे से अलग हो गया, बीजाणु द्वारा अंकुरित हुआ है। और इसी प्रोथैलस के ऊपर जननांग, नर जननांग और मादा जननांग डेवलप होते हैं, जो अगुणित होते हैं। क्योंकि प्रोथैलस भी अगुणित है और इस पर विकसित होने वाली जो जननांग है वो भी अगुणित होते हैं। क्लियर? अगुणित प्रोथैलस के ऊपर विकसित होने वाले जनन अंग एक ही प्रोथैलस पर हो सकते हैं, तो द्विलिंगी होगा। सामान्यतः प्रोथैलस द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। और इसकी पृष्ठ सतह पर जो है आपके नर जननांग और मादा जननांग बनते हैं। इनका नर युग्मक जो बनेगा वो समसूत्री विभाजन द्वारा बनेगा। और द्वि कसाबी का होता है, पुमणु होता है, गतिशील होता है, जो प्रोथैलस की सतह पर उपस्थित पानी जो ओस के द्वारा आ सकता है, उस पानी में अपनी कसाबिकाओं के द्वारा गति करता हुआ अंडदानी तक पहुंचता है और अंडदानी में उपस्थित मादा युग्मक अंड कोशिका से संयोजन करता है, संगलन करता है, जाइगोट बनाता है, युग्मनज बन जाता है निषेचन के बाद। अब ये युग्मनज द्विगुणित अवस्था में आ गया और इसी अंडदानी में उपस्थित ये युग्मनज विभाजन करके अपना वृद्धि करके बाकायदा भ्रूणीय अवस्थाओं से गुजरता हुआ नया बीजाणुद्भिद पौधा बना लेता है, एक नवोद्भिद पादप बना लेगा बीजाणुद्भिद। शुरुआत में इस नवोद्भिद नए पौधे को जो भोजन है वो प्रोथैलस से प्राप्त होगा, धीरे धीरे प्रोथैलस नष्ट हो जाएगा और इस नए पौधे की जड़ें उत्पन्न होकर जमीन में स्थापित हो जाएंगी और एक नया पौधा बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रकार टेरिडोफाइट्स के अंदर लैंगिक जनन होता है। मैंने बहुत सारी बातें बताई आपको, दोबारा ध्यान से सुन लीजिए। जो मुख्य पौधा होता है वह बीजाणुद्भिद होता है, द्विगुणित होता है। इसमें जड़, तना और पत्ती होती हैं। इनकी पत्तियों की निचली सतह पर बीजाणु धानियां उत्पन्न होती हैं। ऐसी पत्तियों को बीजाणु पर्ण या स्पोरोफिल कहते हैं और इन्हीं बीजाणु धानियों में गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु बनते हैं। ऐसे पौधे जिनमें लघु बीजाणु गुरु बीजाणु बनते हैं उनको विषम बीजाणु कहते हैं और जिनमें बीजाणु एक जैसे होते हैं उन्हें सम बीजाणु कहते हैं। फिर ये बीजाणु जो होते हैं अगुणित, जो अणुसूत्री विभाजन के द्वारा बने हैं, ये बीजाणु दानी के फटने पर स्वतंत्र होकर, मुक्त होकर बिखर जाते हैं और जमीन पर गिरकर अंकुरित होकर एक अगुणित बहुकोशिक थैलस रूपी रचना का निर्माण करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषित होती है, स्वयंपोषी होती है, स्वतंत्र होती है। उसे प्रोथैलस कहते हैं। प्रोथैलस की पृष्ठ सतह पर ऊपर फिर पूंधानी और स्त्रीधानियों का निर्माण होता है। पूंधानी में नरयुग्मक, गतिशील नरयुग्मक पुमणु बनेंगे और स्त्रीधानी में अगतिशील मादा युग्मक अंडकोशिका बनती है। पुमणु पानी में गति करता हुआ अंडदानी में उपस्थित अंडकोशिका तक पहुंचकर उससे निषेचन करता है। द्विगुणित जाइगोट बनता है और यह द्विगुणित जाइगोट प्रोथैलस की अंडदानी में ही उपस्थित रहकर वहीं विकास शुरू कर देता है और विकास के परिणाम स्वरूप एक छोटा स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद पौधा तैयार हो जाता है। शुरुआत में इस अंकुरित होते हुए पौधे को जो भोजन है वो प्रोथैलस से ही प्राप्त होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रोथैलस समाप्त हो जाता है और उस नवोद्भिद पौधे की जड़ें जमीन में विकसित हो जाती हैं, पत्तियां निकल आती हैं और वो अपना प्रकाश संश्लेषण करके अपना स्वयं का नया अस्तित्व बना लेता है। इस प्रकार टेरिडोफाइट्स प्लांट्स में लैंगिक जनन संपन्न होता है। यहां तक की बातें मैंने आपको बताई। अब बात आती है कि भाई जो टेरिडोफाइट्स हैं वो पाए कहाँ जाते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बात करूं तो अधिकतर टेरिडोफाइट जो होते हैं पौधे
वो ठंडे स्थानों पर, गीले और छायादार स्थानों पर उगते हैं। किंतु कुछ टेरिडोफाइट्स हैं जो रेतीले मिट्टी में भी उगते हैं। जनरली अधिकतर जो टेरिडोफाइट्स हैं वो ठंडे स्थानों पर, गीले, नम व छायादार स्थानों पर उगते हैं। दूसरे वृक्षों की छाया में उगना पसंद करते हैं। इसमें अधिकतर जो बीजाणुपर्ण हैं वो स्वतंत्र होती हैं, अलग अलग पत्तियां होती हैं। लेकिन कुछ पौधे हैं जिनके बीजाणुपर्ण आपस में संघनित होकर शंकुरूपी रचना बना लेते हैं। शंकुरूपी रचना बना लेते हैं, नरशंकु या मादा शंकु के रूप में। और वो पौधे हैं सीलेजिनेला और इक्विसीटम। सीलेजिनेला और इक्विसीटम। ये दो पौधे हैं, इनके बीजाणुपर्ण आपस में संघनित होकर शंकुओं के रूप में पाए जाते हैं। सभी जिनमें बीजाणु धानियां बनेंगी वही बीजाणुपर्ण संघनित हो जाएंगे और शंकु रूपी रचना बन लेंगे। क्लियर? किस किस में? सिलेजिनेला और इक्विसीटम में। यहां तक की बात हो गई। दूसरी बात यदि हम करें तो इसके अंतर्गत ध्यान दो, मैंने बताया कि कुछ पौधे, अधिकतर पौधे समबीजाणुक और कुछ पौधे विषमबीजाणुक होते हैं। समबीजाणुक भी होते हैं ऐसे पौधे जिनमें बनने वाले अगुणित बीजाणु आकार और आकृति में समान होते हैं। आकार आकृति में समान होते हैं, वे समबीजाणु कहलाते हैं। और इसके उदाहरण है अधिकतर टेरिडोफाइट्स। अधिकतर टेरिडोफाइट्स समबीजाणु होते हैं। किंतु कुछ पौधे हैं, एग्जाम्पल अपवाद स्वरूप हेटेरोस्पोरिक या विषम बीजाणु। और यहां प्रश्न पूछा जाता है कि विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट्स कौन से हैं? तो उसका उत्तर है, ध्यान से सुन ले, किसे कहते हैं? ऐसे पौधे जिनमें आकार और आकृति में डिफरेंट प्रकार के बीजाणु बनते हैं, वे विषम बीजाणु या हेटेरोस्पोरिक कहलाते हैं। लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु को नर बीजाणु और गुरु बीजाणु को मादा बीजाणु भी कहते हैं। और इसका जो प्रमुख उदाहरण है, एक तो सिलेजिनेला है, ठीक, और एक है साल्विनिया। दूसरा उदाहरण है साल्विनिया। ये विषम बीजाणु है। तो सिलेजिनेला और साल्विनिया ये दो एग्जाम्पल हैं जो हेटेरोस्पोरिक हैं, विषम बीजाणु के। और सिलेजिनेला की एक विशेषता और बताई मैंने अभी सिलेजिनेला और इक्विसीटम की। इनके विशेषता भी अभी मैंने आपको बताई कि ये जो पौधे हैं इनके जो बीजाणुपर्ण है वो शंकु के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? शंकु के रूप में पाए जाते हैं। अभी बात करूं मैं आपको दूसरी एक विशेष इंपॉर्टेंट बात। मैंने अभी बताया कि ये अपुष्पी पादप है। अब पुष्प नहीं है तो फल नहीं बनेगा, फल नहीं बनेगा तो बीज भी नहीं बन रहा है। इनमें बीज नहीं बनते हैं, लेकिन इनमें टेरिडोफाइट्स प्लांट्स में बीज फॉर्मेशन नहीं होता है, सीड फॉर्मेशन नहीं होता है, बीज का निर्माण नहीं होता है। किंतु इनमें बीजीय प्रकृति का शुभारंभ हो जाता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने शुरुआत में बताया था आपको। बीजधारी पौधे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, जिनमें वास्तव में बीज बनता है, इसमें बीज नहीं बनता है, लेकिन बीजीय प्रकृति की शुरुआत सबसे पहले इसमें हो जाती है। क्यों हो जाती है, कैसे कह सकते हैं? मैंने भी बताया कि इनमें जो लैंगिक जनन होता है उसमें नरयुग्मक गतिशील पुंगड़ू पानी में गति करता हुआ अंडदानी में उपस्थित अंड कोशिका तक पहुंचेगा, निषेचन करेगा, जायगोट बन जाएगा। इसकी जो अंडदानी होती है बाकायदा बंद जैकेट से इसकी भी गिरी होती है, जैसे कि ब्रायोफाइट्स में बताई थी मैंने आपको, यहां भी गिरी होती है। और उसी अंडदानी के अंदर निषेचन हो गया, जायगोट बन गया। अब ये जायगोट उसी अंडदानी के अंदर रहता हुआ अंकुरित होकर नया पौधा बनाएगा। चूंकि ये बीजाणुधानी के अंदर जो जायगोट है उससे भ्रूण का निर्माण हो रहा है और उसी भ्रूण से पौधे का निर्माण हो रहा है। इसकी तुलना बीज से की गई है। किससे की गई है इसकी तुलना? बीज से की गई है। इसलिए हम कहते हैं कि बीजीय प्रकृति का शुभारंभ टेरिडोफाइट से होता है, जबकि वास्तव में इनमें बीजाणु बनते ही नहीं है।
तो ये बातें मैंने आपको बताई, ठीक है। तो बीजीय प्रकृति का शुभारंभ इससे होता है, यहां तक की बात हो गई। अब ये इतनी सी बातें आपकी किताब में दे रखी है। एक छोटी सी बात और बता देता हूं चलता चलता, कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनको 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से वर्ग में और उनके कौन कौन से उदाहरण हैं और क्या क्या एग्जाम्पल हैं, ये मैं आपको बताता हूं। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। टेरिडोफाइट्स को जो है मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ध्यान दीजिए कौन कौन से वर्ग हैं। पहला है साइलोप्सीडा, साइलोप्सीडा पहला वर्ग साइलोप्सीडा है। दूसरा लाइकोप्सीडा, लाइकोप्सीडा। तीसरा जो वर्ग है वो है आपका स्फिनोप्सीडा, स्फिनोप्सीडा। और चौथा जो वर्ग है वो है आपका टेरोप्सीडा, टेरोप्सीडा। ये 4 वर्ग है। एनसीईआरटी में इनका उल्लेख नहीं किया गया है, मैं अलग से बता रहा हूं ये बात है। टेरिडोफाइट्स को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया, साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फिनोप्सीडा और टेरोप्सीडा। इसमें जो ये लाइकोप्सीडा है इसको क्लब मास, क्लब मॉस कहा जाता है, इसका निकनेम है क्लब मॉस। जबकि स्फिनोप्सीडा को हॉर्स टेल, हॉर्स टेल के नाम से जानता है, घोड़े की पूंछ जैसा, हॉर्स टेल के नाम से जाता है। और टेरोप्सीडा को वास्तव में हम फर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्न, ठीक। और इनको कहा जाता है, जो साइलोप्सीडा है उसको ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच की योजक कड़ी, ब्रायोफाइटा एंड व टेरिडोफाइटा की योजक कड़ी, योजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक कहा गया है साइलोप्सीडा को। साइलोप्सीडा वर्ग के जो पौधे हैं उनमें कुछ लक्षण ब्रायोफाइटा के होते हैं और कुछ लक्षण टेरिडोफाइटा के होते हैं। 2 वर्गों के लक्षण रख रहा है, इसलिए इसको ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच की योजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें जड़ व पर्ण, पत्तियां एब्सेंट होती हैं। ब्रायोफाइटा में भी जड़ और पत्तियां नहीं पाई जाती। ब्रायोफाइटा में मूलाभास पाई जाती है, तो इनमें भी मूलाभास पाई जाती है। मूलाभास प्रेजेंट होती हैं इसमें। ब्रायोफाइटा पौधों के समान इनमें जड़ और पत्तियां नहीं पाई जाती। ब्रायोफाइटा के समान इनमें मूलाभास पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? संवहन ऊतक। संवहन ऊतक प्रेजेंट होता है। इसलिए अब ये लक्षण जो है वो टेरिडोफाइटा का है और ये दोनों लक्षण ब्रायोफाइटा के हैं, इसलिए इन दोनों के बीच की योजक कड़ी इसको कहा गया। इस वर्ग के पादप जीवित जीवाश्म के रूप में मिलते हैं, लिविंग फॉसिल्स के रूप में माने जाते हैं। जीवित जीवाश्म कहा जाता है इनको, जीवित जीवाश्म। जीवित जीवाश्म इनको कहा जाता है, लिविंग फॉसिल्स। उदाहरण है साइलोटम, साइलोप्सीडा का उदाहरण है साइलोटम। साइलोटम इसका उदाहरण है प्रमुख, जिसको लिविंग फॉसिल्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा है क्लब मास, इसमें
पत्तियां होती तो हैं लेकिन छोटी होती हैं। पर्ण छोटी छोटी, जड़ प्रेजेंट होती है। अब यहां से जड़ शुरू हो गई, पत्तियां शुरू हो गई, ठीक है नहीं। और इसका उदाहरण है लाइकोपोडियम सिलेजिनिला। लाइकोपोडियम और सिलेजिनिला, सिलेजिनिला अभी अभी नाम बताया था मैंने, सिलेजिनिला। ये हेटेरोस्पोरिक विषम बीजाणु पौधा है। इसमें बीजाणुपर्ण शंकुओं के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए ये फेमस है। दूसरा है आपका स्पिनोप्सिडा। इसमें पत्तियां छोटी और जड़ प्रेजेंट होती है, पर्ण छोटी, जड़ प्रेजेंट। अब इसका जो तना होता है, यहां एक नई बात है तने से संबंधित। इसका तना संधित और खोखला होता है। तना जो होता है इसका स्टेम वो जॉइंटेड होता है, संधित जॉइंटेड, और संधित व खोखला, अंदर से खोखला होता है। आपने देखा होगा गन्ने में जगह जगह गांठें पाई जाती है थोड़ी थोड़ी दूरी पर, तो वो जॉइंटेड है, संधित है, ठीक है। और ये अंदर से खोखला होता है। गन्ना अंदर से खोखला नहीं होता, बांस होता है, बांस की तरह कह सकते हैं। इसका तना बांस के तने की तरह होता है, जॉइंटेड होता है और खोखला होता है। और इसका उदाहरण है इक्विसीटम। इसका उदाहरण क्या है? इक्विसीटम, इसका प्रमुख उदाहरण। इक्विसीटम अभी अभी बताया था कि इसमें जो बीजाणुपर्ण है वो शंकुओं के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? शंकुओं के रूप में पाए जाते हैं। और ये पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। इसकी एक विशेषता है फर्न की, शुरुआत में इसकी पत्तियां मुड़ी हुई होती हैं, और जैसे जैसे पत्तियों का विकास होता है धीरे धीरे इसकी पत्तियां फर्न, सांप के फर्न की तरह खुलती हैं। पीछे से चौड़ी होती है और आगे की तरफ सकड़ी होती है। और शाक प्रकृति का या झाड़ी प्रकृति का पौधा होता है। और इसका उदाहरण है टेरिस, टेरिडियम, ड्रायोप्टेरिस इसके प्रमुख उदाहरण है। इसमें पत्तियां बड़ी होती हैं, तना होता है, जड़ विकसित होती है। और इसका उदाहरण है टेरिस, टेरिडियम और ड्रायोप्टेरिस। टेरिस, टेरिडियम और ड्रायोप्टेरिस ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जिनको सामान्य भाषा में फर्न कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में उगते हैं ये। मैंने बताया सबसे पहले लाइकेन चट्टान पर, उसके बाद मॉस, उसके बाद फर्न जैसे पौधे उगते हैं, और उसके बाद फिर जिम्नोस्पर्मी जो शुष्क आवास में उगने वाले पौधे हैं, जिन्हें मरुद्भिद भी कहते हैं, जीरोफाइट्स प्लांट्स भी कहते हैं। अधिकतर जिम्नोस्पर्मी पादप जो होते हैं वो शुष्क वातावरण में उगते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार टेरिडोफाइटा के 4 वर्ग हुए। पहला साइलोप्सीडा, दूसरा लाइकोप्सीडा, तीसरा स्पिनोप्सीडा और चौथा टेरोप्सीडा। टेरोप्सीडा को वास्तविक फर्न कहा जाता है, जिसमें जड़, तना और पत्ती पूर्ण विकसित होते हैं। लेकिन तने के अंदर वही जाइलम की फलोन की समस्या है कि वो अपरिपक्व होता है, शुरुआती समयानुतक होता है, जिसको प्रीमेटिव या आदिम प्रकार का समयानुतक कहा जाता है। तो ये वर्ग टेरिडोफाइट के विषय में पढ़ा आज हमने। आपको मैंने पूरी बातें बताई हैं, आप ढंग से पढ़िए। अब आपको क्या काम करना है घर बैठकर? एक तो एनसीईआरटी की बुक और दूसरा मेरे द्वारा भेजा गया पीडीएफ। दोनों को पहले पीडीएफ को उतारिए, आप उसको पढ़िए, फिर आप बुक्स लीजिए, बुक्स को पढ़िए, और फिर आप देखिए मेरा वीडियो, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, किसी पॉइंट पर कोई विरोधाभास हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।